हेलो स्टूडेंट्स एंड गार्जियन, वेलकम आप सबका। मैं आसिफ इकबाल, फिजिक्स फैकल्टी, लैम्पलाइटर केयर इंस्टीट्यूट, आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए आपको मोटिवेशन देगा, एक मार्गदर्शन देगा, क्योंकि आज मेरे साथ बैठे हुए हैं नीट 2020 के सम ऑफ द चैम्पियंस। तो मैं उनका बहुत ही इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आप सभी का। और सबसे पहले मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। आप लोगों ने जो भी रैंक हासिल करी, जो भी स्थान हासिल किया, अपनी मेहनत से इस कामयाबी को हासिल किया। तो आज हम लोग कुछ बातें करेंगे, जस्ट एक नॉर्मल चिट चैट होगी, जिसके अंदर हम लोग जो बातें होंगी वो हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे देखने वाले व्यूअर्स को, गार्जियंस को ये बात बताएगी कि उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए या उनको कामयाबी के रास्ते पर किस तरह से चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन की लिस्ट है, जो क्वेश्चन मैं एक एक करके आप लोगों से पूछूंगा और उसके बाद हम लोग ये सेशन हाफ एन आवर में ख़त्म कर देंगे ऑलमोस्ट, राइट। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है सीखने के लिए। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है ये जानने के लिए कि आखिर प्रिपरेशन कैसे करी जाए, क्या डायरेक्शन होना चाहिए। आप सबको ये बात ज़रूर पता है कि मेहनत करनी है, पर मेहनत कैसे करनी है वो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से आप लोगों का नाम, आप लोगों की स्टेट रैंक क्या रही, उसके बारे में जानना चाहूँगा। तो शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले आपसे पुष्कर। हेलो, मेरा नाम पुष्कर गुप्ता है। मेरी स्टेट रैंक 515 थी। हेलो, मेरा नाम उज़्मा कमर है और मेरी स्टेट रैंक 581 थी। हेलो, मेरा नाम गरिमा अवस्थी है और मेरी स्टेट रैंक 38 है। हेलो, मेरा नाम सना अंसारी है और मेरी स्टेट रैंक 722 है। हेलो, मेरा नाम तेजस्विनी चौधरी है और मेरा स्टेट रैंक 4533 है। तो मैं अब यहाँ से हम लोग बातों का सिलसिला शुरू किया जाए, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ बातें हैं, वो मैं आप लोगों से पूछूंगा बच्चों के बिहाफ पे। कुछ और चीज़ें आप लोगों के बारे में जानना है हम लोग को। हमारे देखने वाले सारे व्यूअर्स भी आपके बारे में ज़रूर जानना चाहते हैं होंगे। तो मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा आप लोगों की कि आप लोग किस बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब आप लोग किस जगह से बिलोंग करते हैं यूपी स्टेट के अंदर, और साथ में कि आप मिडिल क्लास हैं, आप लोअर मिडिल क्लास हैं, आप पुअर फैमिली से हैं, आप किस भी तरह की फैमिली से हैं, क्या है आपके मदर फादर का नाम, और दोनों लोगों का ये ज़रूर बताइए कि वो करते क्या हैं, आपके मदर भी और आपके फादर भी। ये बताइएगा ज़रूर से, ताकि लोगों को सही तरीके से ये जानकारी पता चल सके कि किस किस बैकग्राउंड के लोग कामयाबी को दर्ज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पुष्कर, मैं आपसे शुरू करता हूँ। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे पापा, उनका नाम मिस्टर प्रेम शंकर गुप्ता है। ही इज़ अ बिजनेसमैन बाय हिज ऑक्यूपेशन। माय मदर मिसेस सरिता गुप्ता, शी इज़ अ हाउसवाइफ। वी बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। थैंक यू। हेलो, मैं लखनऊ की ही रहने वाली हूँ। मेरे पापा, जिनका नाम मोहम्मद कमरुज़्ज़मा है, वो प्राइवेट जॉब करते हैं सऊदी अरेबिया में, और एक मेरी मम्मा बुटीक चलाती हैं छोटा सा, और हम मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। मेरी मम्मी का नाम श्रीमती ईरा अवस्थी और मेरे पापा का नाम संदीप कुमार अवस्थी है, और मेरे पापा जी एक फार्मर हैं और मेरी मम्मा एक हाउसवाइफ हैं, और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा का नाम शमीम अंसारी है और मेरी मम्मी का नाम रेशमा अंसारी है। मेरे पापा एक ड्राइवर और मम्मी हाउसवाइफ हैं, और मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ। हेलो, मेरा नाम तेजस्विनी चौधरी है। मेरे पापा का नाम दूधनाथ चौधरी है। मेरी मम्मी का नाम नीता देवी है और मैं कुशीनगर से बिलोंग करती हूँ, और मेरे पापा जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टर हैं और मम्मी मेरी हाउसवाइफ है। तो यहाँ पर ये बात पता चल चुकी है कि जितने भी लोग यहाँ कामयाबी को दर्ज किए हैं, ज़्यादातर लोग, क्या सभी लोग मिडिल क्लास से हैं, और किसी के फादर फार्मर हैं, किसी के फादर प्राइवेट जॉब करते हैं, किसी के फादर कुछ बिज़नेस करते हैं।
और बावजूद इसके कि डिफरेंट बैकग्राउंड होने के, इन लोगों ने अपनी कामयाबी को दर्ज किया, नीट में एक बड़ी कामयाबी हासिल करी और डॉक्टर बनने के पथ पे आगे बढ़ चुके हैं। तो मैंने जैसा कि आपसे कहा कि मैं आप लोगों से बच्चों के बिहाफ पे सवाल पूछूंगा। जो भी सवाल हैं वो बच्चों के मन के सवाल होंगे और वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, राइट। सबसे पहला सवाल ये है कि इस कामयाबी के लिए आप लोगों को इस डॉक्टर बनना है, कामयाब होना है, नीट क्वालिफाई करना है, इस बात की प्रेरणा, इस बात की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? मतलब आपके दिमाग में ये बात कहाँ से आई कि हमें डॉक्टर ही बनना है या हमें सिलेक्ट ही होना है? आपने इसे कैसे सोचा? मेरी इंस्पिरेशन मेरी सिस्टर थी। मैं जब उसको मेहनत करते हुए देखता था तो मुझे भी लगता था कि हाँ, मुझे भी मेहनत करके कुछ ऐसा करना है जिससे मेरे पेरेंट्स को प्राउड हो। पहली बार डॉक्टर बनने की बात मेरे पापा से मैंने वो किया, मतलब उन्होंने ही हमें कहा कि ये फील्ड अच्छा है बहुत ज़्यादा। उसके बाद मेरी सिस्टर जो कि अभी KGMC में है, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा एकदम पुख्ता हो गया कि हाँ, मुझे भी सेलेक्ट होना ही है। डॉक्टर बनने की प्रेरणा मुझे नाना जी से मिली, जो कि नहीं है, मतलब अब वो नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं। वो मेरी मम्मी को डॉक्टर बनाना चाहते थे और वो मम्मी को डॉक्टर नहीं मेरी मम्मी बन पाई, तो मेरी मम्मी ने मुझे मतलब डॉक्टर के रूप में इस तरह देखना चाहा और वही मेरा इंस्पिरेशन है। और मम्मी ने छोटे पर से मतलब हार्ड वर्क किया कि मेरी पढ़ाई में बहुत हेल्प की और मम्मी मेरा इंस्पिरेशन। मेरी इंस्पिरेशन पहले तो मेरे स्कूल टीचर्स, क्योंकि बचपन से ही जब वो देखते थे हमें कि हाँ हार्ड वर्क कर रही है ये, और उन्होंने ही मेरे दिमाग में ये बात डाल दी थी कि बेटा हाँ, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है और तुम कर सकती हो। और दूसरी चीज़, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो हाँ मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और शायद अगर वो ना मिल पाता हमें तो इस लेवल तक जहाँ पर हम आज हैं शायद ही ना होते। तो पेरेंट्स को भी अपने बच्चों का सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, बट उन्हें आगे बढ़ाने के लिए वो ही सबसे ज़्यादा मोटिवेट करे तो वो आगे बढ़ सकते हैं। मेरा इंस्पिरेशन मेरे पापा से मिलता है, क्योंकि उनका स्टार्टिंग उन्हीं का सपना था, फिर बाद में उन्होंने बोला कि मतलब मुझे पूरा करना है। और मेरा खुद का भी मतलब बचपन से ही यही था कि मुझे डॉक्टर बनना है, और मेरी मम्मी मेरे साथ ही रहती हैं, और मतलब सब कुछ जो भी खाना वगैरह सब मेरी मम्मी ही बनाती है। जी, थैंक यू, आप लोगों ने ये जवाब दिया। अब हम लोग आगे बढ़े और मैं आप लोगों से एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, राइट। सबसे पहली चीज़ जब आती है, जब आप पढ़ाई के लिए शुरुआत करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि पढ़ाई का जो शेड्यूल होता है, यानी आप जो अपना टाइम टेबल बनाते हैं, आप उसे कैसे बनाते थे? किस चीज़ को ध्यान में रख के आपने टाइम टेबल को अपने डिज़ाइन किया, राइट? बेसिकली जब मैं अपना शेड्यूल डिज़ाइन करता था तो मैं ये कोशिश करता था कि जिस हिसाब से टेस्ट शेड्यूल होता है, यहाँ की अभ्यास टेस्ट शेड्यूल के हिसाब से मैं अपना वीक का शेड्यूल बनाता था। जो टॉपिक्स जिस हिसाब से आते थे टेस्ट में, मैं उसको आखिरी के 3 डेज़ में पहले कवर करने की कोशिश करता था, और फिर पहले के 3 डेज़ में मैं अपना कंप्लीट सिलेबस जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको लाइन अप करके अपना शेड्यूल की तैयारी करता था। मेरा शेड्यूल बेसिकली इस बात पर डिपेंड करता था कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा बहुत ज़्यादा वीक है, और साथ साथ जैसे कि पुष्कर ने बोला अभ्यास टेस्ट सीरीज़ जो लैम्पलाइटर की है उस पर भी मेरा शेड्यूल डिपेंड करता था कि मैं किस तरह से अपना पूरा वीक वो कर रही हूँ, क्योंकि वीकली टेस्ट होते हैं यहाँ पे, तो किस तरह से मेरा पूरा वीक जो है वो शेड्यूल्ड है, ये इसी बात पर डिपेंड करता था कि सब्जेक्ट कौन सा वीक है और कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा टेस्ट में क्या क्या सिलेबस आने वाला है। मेरा भी शेड्यूल जो था वो वीक सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, मतलब जैसे जो मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग था उसको मैं कम टाइम देती थी, और जो मेरा वीक सब्जेक्ट था उसको मैं ज़्यादा टाइम देती थी, और यही मेरा शेड्यूल था। और बहुत पढ़ना चाहिए, और वही 8 to 10 आवर्स मैं पढ़ती थी। मेरा शेड्यूल भी इसी बात पर डिपेंड करता था कि मेन तो मेरा यही था कि सारे सब्जेक्ट्स को हमें एक बैलेंस में लेके चलना है। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट पे आप कर रहे हो तो उसी में लगे हुए हो, सबको एक लाइन में लेके चलना है कि हाँ एवरेज आपका रहे। और टाइम शेड्यूल आई थिंक अपने आप पे अगर आप बना ले रहे हो, अपने माइंड में हाँ माइंडसेट है कि करना है, तो क्योंकि कुछ लोग टाइम टेबल तो बना लेते हैं बट उसे फॉलो नहीं कर पाते, तो ऐसे आप अपने हिसाब से बनाओ, वो बेस्ट रहेगा टाइम टेबल कि जिससे आप फॉलो कर पाओ।
लैम्पलाइटर का जो टेस्ट सीरीज होता है वो बहुत ही अच्छा है और आप उसको फॉलो करके चलेंगे, क्योंकि इसका जो टेस्ट का जो पैटर्न है वो नीट के पैटर्न से मैच करता है। तो आपको बेटर रहेगा कि आप मतलब अब यार टेस्ट दोगे तो फिर ज़्यादा सही रहेगा कि आप उसको मतलब कवर कर पाओगे टाइम पे जो भी करना है। जी, थैंक यू वेरी मच। तो मैं अब इसे नेक्स्ट आगे बढ़ाता हूँ। आप लोगों ने टाइम के बारे में बताया कि किस तरीके से आप लोगों ने शेड्यूल बनाया। मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर आप सभी लोगों ने ये सोच करके अपने दिमाग में रखा कि स्ट्रॉन्ग क्या है, हमारा वीक क्या है, वैसे ही आप लोगों ने अपना शेड्यूल बनाया। सही बात है। और एक सवाल और आता है, ये मैं आप लोगों से खुद ही पूछ ले रहा हूँ कि बच्चे ये पूछते हैं कि दिन भर में कितना घंटा, कितने आवर्स पढ़ने चाहिए। तो क्या आप इस पे क्या कहते हैं कि कितने आवर्स आपको पढ़ाई में देने चाहिए? जैसा कि इस बार लॉकडाउन था तो उसमें तो जब कोचिंग क्लासेस नहीं ख़त्म हो चुकी था सिलेबस, तो मैं कम से कम 12 आवर्स डेली शेड्यूल से पढ़ता था। और जब क्लासेस चलती थी तो मतलब क्लासेस के बाद 3 o'clock तक 2 o'clock तक क्लासेस होती हैं, तो उसके बाद मैं लाइब्रेरी में 6 to 7 आवर्स पढ़ता था। मेरा तो ये मानना है कि मतलब जब कंपटीशन में आ ही गए हैं तो फिर घंटा गिन के कैसे क्या पढ़ना, मतलब आपको तो पढ़ना ही है पूरे टाइम। अब उसमें घंटा गिनेंगे तो फिर काम तो नहीं चल पाएगा वैसे, पर मतलब मिनिमम 8 घंटे तो पढ़ेंगे ही आप रोज़। तब एवरेज बता रही हूँ मैं, अब किसी दिन ज़्यादा हो सकता है, किसी दिन कम हो सकता है, वो अलग बात है, पर मिनिमम 8 घंटा होना चाहिए। वैसे घंटे ना गिने तो बेहतर है। मैंने जितनी देर पढ़ा मैंने उतनी देर अच्छे से पढ़ा बिल्कुल। जब मुझे लगा कि अब मुझे नहीं पढ़ना चाहिए या मेरा थोड़ा मूड अच्छा नहीं था तब मैंने नहीं पढ़ा। 8 to 10 आवर्स मैंने डेली पढ़ाई की और एवरेज 8 to 10 आवर्स। अकॉर्डिंग टू मी ये क्वेश्चन थोड़ा इरेलीवेंट सा है, क्योंकि वही चीज़ किसी बच्चे को जल्दी समझ में आ जाती है और कोई उस चीज़ को समझने के लिए ज़्यादा टाइम लेता है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितने आवर्स पढ़ रहे हो, डिपेंड ये करता है कि आप जिन घंटों में पढ़ रहे हो उसमें आपने गेन कितना किया और अचीव कितना किया। और शायद यही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, ना कि ये गिनने से कि हाँ आवर्स कितने पढ़ रहे हो। आपको ज़्यादा मतलब कम से कम 8 घंटे तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए। वैसे तो पढ़ाई मतलब ये डिपेंड नहीं करती है कि आपको कितना, मतलब हर लोग का ये होता है कि 1 घंटे में समझ में आ जाता है, किसी को कोई चीज़ याद हो जाते हैं, किसी को वही 2 घंटे लग जाते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना घंटे पढ़ सकते हो, ये चीज़ें हैं। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आप लोगों से एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, जो कई बच्चों के मन में भी रहता है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आप कभी कभी एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं, बोर भी हो जाते हैं। तो उस एग्जॉर्शन आपके अंदर आ गया है या आपको बोरियत महसूस हो रही है, तो उससे ओवरकम करने के लिए आप क्या करते हैं? राइट पुष्कर। पहली बात तो अगर आप पढ़ रहे हो तो अपने आप को इतना बिजी कर लो कि आपको ये सब सोचने का टाइम ना मिले। बट कभी कभी अगर ऐसा होता भी है तो आप किसी ऐसे इंसान से बात करो जो आपको मोटिवेट कर सके। जैसे हम लोग को आसिफ सर ने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया था, तो मैं तो अगर ऐसा होता भी था तो मैं आसिफ सर से बात कर लेता था। और मेरा ऐसा मानना है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर बचाते हैं। मेरा तो फ़ायदा है कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, तो अगर मैं कभी पढ़ते पढ़ते हो नहीं सकता कि आप पूरे टाइम मतलब लगे रहें, तो बीच में अगर मैं बोर हो गई तो फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया इधर उधर, तो इस तरह से मेरा थोड़ा सा एंजॉय हो जाता था। पर और आसिफ सर से बात करके बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, बहुत ज़्यादा। तो यही करती थी मैं, अगर मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती थी तो। और मेरी जो हॉबी है वो गार्डनिंग है, तो मैं जब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती थी तो मैं मतलब अपना गार्डन, गांव में मैं रहती हूँ तो वहाँ पे चली जाती थी और मम्मी पापा से बात कर लेती थी। इससे मेरा जो मूड था वो बिल्कुल अच्छा हो जाता था और मेरा फिर से पढ़ाई में उसी तरह मन लगने लगता था। एग्जॉस्शन की जहाँ तक बात है तो आप एक टाइम हाँ आता है ऐसा कि जब आपको नहीं समझ में आता, ऐसा लगता है कि कहाँ फंस गया, छोड़ दो सब कुछ, अब तो नहीं होने वाला। तो ये नहीं करना है, मतलब उस चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने देना कि अब हमसे तो नहीं होने वाला। तो अपनी हॉबीज़ जैसे कि मेरा सिंगिंग था और गाना सुना, मूवीज़ देखना कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप उसमें अपनी पढ़ाई को भूल जाओ। आपको जब आप लगे कि हाँ फ्रेश हो, मोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो आप फिर उसके बाद अपना कंटिन्यू कर लो। मैं जब पढ़ाई करके बोर होती थी तो हम हमेशा सॉन्ग सुनते थे, क्योंकि मुझे सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है, सिंगिंग। और आसिफ सर भी क्लास में हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि मतलब अच्छे से पढ़ाई करोगे, मतलब डरना वरना नहीं है, इस तरह की चीज़ें हैं।
थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा वो आजकल के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है। आजकल हर बच्चा फ़ोन का इस्तेमाल करता है, सबके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक अकाउंट है और इंस्टाग्राम है, कुछ के पास तो ट्विटर अकाउंट भी है और यूट्यूब, बहुत सी चीज़ें हैं। यूट्यूब पर भी बच्चे बहुत सी चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करती हैं और भी ज़िंदगी में अदर डिस्ट्रैक्शंस आपको मिलते हैं इनके अलावा भी। तो आप लोगों के ज़िंदगी में भी डिस्ट्रैक्शन ज़रूर आ रहे होंगे। जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपका दिमाग कई जगहों पर जा रहा था, तो आपने उस डिस्ट्रैक्शन को आपको कैसे अलाइंड बना के रखे, आप किस तरह से कंसंट्रेट रहे अपने काम के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर। तो वो क्या ऐसी चीज़ थी, क्या ऐसी थॉट थी जो आपके दिमाग में आती थी, और अगर आपके दिमाग में कहीं भी कुछ इस तरह का चीज़ आता था तो आप उसे ठीक कर लेते थे, या आप फेसबुक, सोशल मीडिया को, जितने भी सोशल मीडिया है, आपने उसको किस तरीके से मैनेज किया, क्या किया उनके लिए? मेरे पास बेसिकली एक बहुत छोटा सा मोबाइल था जब तक मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो मुझे इस सब चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और जब लॉकडाउन में थोड़ा बहुत फ़ोन का यूज़ था यूट्यूब का, तो वो यूट्यूब देख सकते हैं हम लोग। और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप सॉन्ग सुनो, या कि आप हालांकि सोशल नेटवर्किंग साइट पे जाओ, तो वो इतना अच्छा नहीं रहता है। आप ये करो। और सबसे बड़ी चीज़, मेरे मम्मी पापा हमेशा कहते हैं, मोह माया सब धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। सोशल मीडिया तो मुझे लगता है उससे दूर ही रहना सबसे सही रहेगा। मेरे पास भी एक छोटा सा फ़ोन था, तो कोई कहीं पे भी अकाउंट नहीं था मेरा, खैर, और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम हो जाते हैं। और मतलब ऐसा नहीं होता कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आप बहुत बार डिस्ट्रैक्ट होंगे, कई बार डिस्ट्रैक्ट होंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आप वापस आते हैं कि नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। अगर आप वापस आ रहे हैं तो मतलब आप लड़ाई में अभी भी हैं। मेरे पास भी छोटा ही मोबाइल था, लेकिन मुझे कभी कभी यूट्यूब का, जब मैंने व्हाट्सएप और फेसबुक मैं नहीं चलाती थी, लेकिन कभी कभी यूट्यूब से कुछ भी मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो जब मैं करती थी तो मैं डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करती थी और फिर उसके बाद कुछ नहीं देखती थी। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता था कि उसको देखने के चक्कर में बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाओ कि, तो जो सब्सक्रिप्शन था मैं वहीं पर जाती थी डायरेक्ट और कर लेती थी। और डाउटनट भी मतलब मैं करती थी, लेकिन पापा के मोबाइल से मैं तुरंत पापा को वो दे देती थी तुरंत। तो आप पे भी डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों को कैसे लेते हैं। आप पॉजिटिव वे में लेंगे तो आपको उससे फ़ायदा होगा, और आप नेगेटिव वे में लेंगे तो आपको उससे नुकसान होगा। इसलिए अच्छी भी है। और मतलब फेसबुक और व्हाट्सएप तो मैंने नहीं चलाया, लेकिन हाँ यूट्यूब का थोड़ा बहुत और डाउटनट का थोड़ा हेल्प रहा, सपोर्ट रहा। फ्रैंकली स्पीकिंग हमने तो यूज़ किया फेसबुक भी, व्हाट्सएप भी, सब कुछ। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप खुद पे कितना कंट्रोल कर पा रहे हो। और आपके सामने आपका गोल जब होता है तो आपको वो चीज़ें अच्छी ही नहीं लगेंगी, और आप अपने आप ही उसकी तरफ अलाइन हो जाओगे कि आपको चाहिए क्या, अपना गोल चाहिए या ये सब कुछ चाहिए। तो सेल्फ कंट्रोल करके आप कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर दूर रहते हो तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टाइम कब पता निकल जाता है कितना है, वो खुद को भी पता ही नहीं चलता। मैं यूट्यूब ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मतलब आधे घंटे, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़े से कभी कभी जैसे लॉकडाउन में क्लासेस नहीं चल रहे थे, तो इस वजह से उस टाइम थोड़ी यूट्यूब पे मतलब क्लासेस वगैरह देखना है, सर लोग भी डालते थे, तो वो सब देखने के लिए मैं यूज़ करती थी। उससे पहले तो मैं नहीं यूज़ करती थी यूट्यूब। बाकी व्हाट्सएप वगैरह तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट सा प्रश्न है आप लोगों से। ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो इससे बचा नहीं है। तो और वो है फियर। जब आप पढ़ाई करते हैं या आप किसी भी कामयाबी की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको कई तरह के डर आते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो कई बार आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, और एक प्रेशर, कई तरह से हमें प्रेशर फील होता है। तो फियर और प्रेशर हम साथ लेके चलते हैं। एक तो डर लगता है और दूसरा प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर है, घर का प्रेशर है, खुद का भी खुद पे प्रेशर है कि हमें सिलेक्ट होना है। तो इन दोनों के साथ आप लोगों ने प्रिपरेशन कैसे किया, उस फियर से कैसे कोप अप किया, उस प्रेशर को कैसे मैनेज किया, कैसे डाइल्यूट किया आपने उसको, राइट? पुष्कर, आपसे शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों को फैमिली प्रेशर रहता है, बट अगर आपके पेरेंट्स आपको पढ़ते हुए देखेंगे तो वो खुद में समझेंगे कि आपने पढ़ाई की और भले ही रिजल्ट भी क्या हो। आपको यही सोच के पढ़ना चाहिए
कि आप अपनी पूरी एंड तक आप जितना मेहनत कर सकते हो सब कर लो, फिर रिज़ल्ट जो भी होगा, पर आप जब अपना स्कोर कार्ड देखो तो आपके चेहरे पे एक खुशी होनी चाहिए कि हाँ मैंने मेहनत की और मुझे इतना मिल गया। मैं तो यही कहूँगी कि डर सबको लगता है और बहुत लगता है और पर अगर आप इवेंट और एक्सेप्टेंस में जितना कम टाइम रखेंगे आपके लिए उतना फ़ायदा होगा। वो इवेंट खुशी का भी हो सकता है, वो दुख का भी इवेंट हो सकता है। आप उसको जितना छोटा रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना जल्दी वापस आ पाएंगे अपने गोल पे काम करने के लिए। मुझे भी बहुत डर लगता था क्योंकि मेरे पे फैमिली मम्मी पापा का तो बहुत सपोर्ट था, लेकिन जो सोसाइटी प्रेशर था वो मेरे पे बहुत था क्योंकि मैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की टॉपर रह चुकी हूँ। इसलिए मुझे सोसाइटी से बहुत मतलब सोसाइटी को मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशन थी। इसलिए वो लोग कहते थे, अब बीच में कभी प्रीवियस ईयर जब मेरा नहीं हुआ तो लोग कहने लगे अब नहीं हो पाएगा, अब कैसे होगा। तो मुझे सोसाइटी प्रेशर बहुत था, लेकिन उसको आपको ये सोचना है कि आप उसे पॉजिटिव वे में लेते हैं नेगेटिव वे में। आप पॉजिटिव वे में लेंगे तो आप किसी को कुछ कहिए मत, लेकिन अपनी सक्सेस से जवाब दीजिए। और एक होता है नेगेटिव वे में कि आप उससे कहने लगे कि नहीं हम कर सकते हैं, नहीं, आप उससे कहिए मत, आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए और उसको आप अपनी सक्सेस से बताइए कि मैंने इतना अच्छा लगे कि सक्सेस है कि वो लोग खुद ही मतलब समझ जाए कि हाँ आपने मेहनत की है। डर जो वर्ड है ना वो शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के लिए, और इसकी एक डर की वजह से ही कई लोगों का सिलेक्शन भी शायद रुक जाता है। हम जो करते थे तो वो तो मेरा फेथ गॉड में बहुत ज़्यादा है, और जब बहुत ज़्यादा डर के फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, ऐसा लगता था कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, तो डायरेक्ट बस प्रे करने लगते थे और एक अलग टाइप का रिलैक्स मिलता था कि हाँ चलो, बहुत एक डायरेक्ट कनेक्शन सा लगता था। तो हम तो यही करते थे, प्लस पेरेंट्स मोटिवेट करते थे और आसिफ सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरा अपग्रेडेशन करने में। और एट द लास्ट यही बोलेंगे कि ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। कि डर हर इंसान को लगता है, बट डर के आगे जीत होती है। और मतलब पेरेंट्स का तो मेरा हमेशा से सपोर्ट रहा है, लेकिन रिलेशन वाले जो हैं वो थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं कि इतने साल नहीं निकला तो अब क्या होगा, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। बट पेरेंट्स का तो पूरा सपोर्ट मेरे साथ रहा है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बताया कि आप लोगों ने डर को किस तरह, इसका मतलब ये है कि अगर कोई हमारा व्यूअर, कोई हमारा स्टूडेंट ऐसा देख रहा है, समझ रहा है कि मुझे डर लग रहा है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप देख रहे हैं कि डर सभी को लग रहा है। जो भी सिलेक्ट होता है उसे भी डर लगता है, जो सिलेक्ट नहीं होता है उसे भी डर लगता है। सिलेक्ट होने वाले के पास बस एक ही चीज़ होता है कि उस डर से वो कोप अप करता है, उससे वो फाइट करता है और अपने डर को हराता है। तो मैं अब आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब एग्ज़ाम में दिखते हैं तो 180 क्वेश्चंस आते हैं और 180 क्वेश्चन को 3 आवर्स से में करना होता है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी देखने को मिली है कि बहुत से बच्चों के क्वेश्चन पेपर छूट जाते हैं, वो पेपर नहीं कर पाते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है। तो एग्ज़ाम से पहले आप लोगों ने इस टाइम को मैनेज करने के लिए कि आप लोग ड्यूली इस पेपर को कर पाएँ, उस दिए गए समय में 180 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ, उसके लिए आप लोगों ने किस तरह की तैयारियाँ की थी? जैसे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छा कर पाओगे पेपर में। आप इतने टेस्ट दे दोगे कि आपको जब आप नीट का पेपर देने जाओगे तो आपको वो एक ऑर्डिनरी टेस्ट लगेगा, तो आपके क्वेश्चंस ना तो छूटेंगे, जैसा आप यहाँ पे परफॉर्म करते हो सिमिलरली वहाँ पे परफॉर्म करोगे। आप कोशिश करें कि आपका 2.5 आवर्स में आपने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया, पर अगर लेंदी पेपर है तो आप मैक्सिमम 2 आवर्स 45 मिनट्स में आप अपना बबलिंग के साथ पेपर पूरा फिनिश करने की कोशिश करें। पेपर में टाइम मैनेज करना इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और उससे बहुत फ़र्क भी पड़ता है। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस टाइम आपको जल्दी करने का मतलब जल्दी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जैसे आप पेपर जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप किस पैटर्न में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। बायोलॉजी पहले कर रहे हैं, केमिस्ट्री पहले कर रहे हैं, फिज़िक्स पहले कर रहे हैं, जिस तरह से आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे उस तरह से आप करने की कोशिश करिए।
मैं आपको पेपर देने से पहले नीट 21 मतलब जो देना है तो उसको पहले ही आप उसमें टेस्ट सीरीज़ दीजिए, और टेस्ट सीरीज़ से जो अगर आप थोड़ा भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो फिर आप थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का टेस्ट सॉल्व कीजिए। और जो पेपर मेरा करने का स्ट्रेटजी थी वो मेरी ये थी कि पहले मैं इजी क्वेश्चंस और फिर एवरेज क्वेश्चंस फिर हार्ड क्वेश्चंस पे, क्योंकि हार्ड क्वेश्चंस पे जो अगर आप पहले चले जाते हैं तो फिर आपको फिर फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, बहुत टाइम जो अगर आपका वेस्ट हो गया बीच में नहीं लगा उसका आंसर नहीं है, तो आप पहले इजी कीजिए फिर मॉडरेट कीजिए और फिर हार्ड लेवल पे जाइए। और मैं इसी तरह करती थी, मैं पहले केमिस्ट्री बायो करती थी, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी मेरी ये थी कि पहले मैं बायो अटेम्प्ट करती थी, फिर केमिस्ट्री एंड देन फिज़िक्स। और सबसे सही बात कि आप पेपर को पहले एक शॉट में देख जाओ, और जो लग रहा है कि हाँ ये इजी सेक्शन है या ये टफ सेक्शन है तो उस हिसाब से पेपर अटेम्प्ट करो, क्योंकि होता ये है कि हम लोग टफ क्वेश्चन देख के ही बस सब कुछ जो होता भी है वो भी उड़ जाता है, तो और उसी में फंस जाते हैं, टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। और दूसरी बात ये कि आप 3 घंटे का पेपर है तो आप ये मान के चलो कि आपको 2.5 घंटे में देना है, क्योंकि उस दिन का प्रेशर और लेवल कुछ अलग ही होता है। तो आधा घंटा जो है वो आप आराम से बबल फिल कर लो और सब कुछ करनी, तो 2.5 घंटा मान के चलो। और जो भी मॉक टेस्ट या जो भी टेस्ट सीरीज़ में पेपर्स आप दो तो वो ये सोच कर दो कि हाँ आज आपका नीट का एग्ज़ाम है, और ऐसे हल्के में ले रहे हो तो फिर उस दिन का प्रेशर और वो ऐसे आपकी आदत बन जाती है अगर आप उसी मेंटालिटी से पेपर देते हो तो। एग्ज़ाम से पहले जो है वो टेस्ट मतलब थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि इससे टाइम मैनेज, क्योंकि आपने पहले तो पढ़ ही चुका है और टाइम को मैनेज करना है, तो एग्ज़ाम से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए ताकि टाइम मैनेज हो और एग्ज़ाम में जाके प्रेशर ना फील हो। और आपको कोशिश करना चाहिए कि बायो जो है कम से कम 30 या 35 मिनट में हो जाए, और 5-10 मिनट में बबलिंग हो जाएगी, उसके 45 मिनट में केमिस्ट्री कर लीजिए, और बाकी टाइम बचता है तो आपको फिजिक्स करने में आराम रहेगी, फिर टेंशन नहीं रहेगा, और बबलिंग भी आराम से भर लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बबल नहीं भर पाते हैं और लास्ट में गलत हो जाते हैं। एक और सवाल है जो बहुत ही अहम है, शायद इसका जवाब भी आप लोगों को देने में थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग उसे शब्दों में बयान करें, क्योंकि शब्दों में उसे बयान करना बहुत मुश्किल है। जो लोग भी देख रहे हैं वो सभी लोग, ज़्यादातर लोग ये जानते होंगे कि पढ़ाई करना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है, सारी चीज़ें हर जगह हर सोर्स से मिल जाती हैं। लेकिन ये एक सवाल जो सबसे बड़ा सवाल है कि आप सभी लोग कामयाबी के अंदर इस नीट को क्वालिफाई करने के लिए, क्रैक करने के लिए एटीट्यूड जो आपका है उसको आप कितना दोषी ठहराते हैं या कितना उसको सही समझते हैं कि आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, और अगर हम अपनी पॉजिटिविटी को एटीट्यूड के साथ जोड़ते हैं तो किस तरीके से हम अपने आप को पॉजिटिव बनाएं और अपने एटीट्यूड पर टिके रहें। तो ये एक्चुअली 2 सवालों पे एक सवाल मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। तो एक ये चीज़ है कि एटीट्यूड का कितना रोल है आपके सिलेक्शन में, और दूसरा कि जो पॉजिटिविटी है आपकी जिसने आपको सिलेक्शन दिलाया है उसका कितना रोल है और उसको आपने कैसे मेंटेन किया। पॉजिटिविटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर आप अपना क्वेश्चंस लगा रहे हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लाइन से अपने क्वेश्चंस नहीं हो रहे आपसे, तो आप थोड़े से डिप्रेस हो जाते हो। बट अगर आप अपने आप को पॉजिटिव वे में लोगे कि अगर मुझसे पहले बार में नहीं हुआ तो मैं एक बार उसको टीचर से पूछ के दोबारा जब ट्राई करूँ तब मुझसे हो जाए, तो वो बहुत आपको हेल्प करेगा कि आपसे जो क्वेश्चंस नहीं हुए आप दोबारा उन क्वेश्चंस को ज़रूर लगाएं। और फिर एटीट्यूड, आप जितने ज़्यादा अपने आप को ओपन रखोगे, मतलब कि आप अपने आप से अपने दिल में अपने अंदर कोई भी डाउट नहीं रखोगे, कोई भी छोटे से छोटा डाउट आप टीचर से पूछ लो, वरना आप अपने टीचर से हेल्प मांग लोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। एटीट्यूड के बारे में मैं ये कहूँगी कि आपका कोर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, कोर मतलब कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम लोग का जो कोर डेवलपमेंट की वो चलती थी, पूरी क्लासेस सर लेते थे हर हफ्ते, तो उसने बहुत मेरे को हेल्प किया। मुझे लगता था कि ऐसी क्या चीज़ है जो नहीं मतलब हो रही है, क्या चीज़ है जो नहीं आ रही है, पर मैंने जब डिफरेंस देखा, जो मैं पहली बार पेपर देने गई थी और इस बार जब मैं पेपर देने गई, उस मतलब मुझे लगता है मेरे चाल ढाल में ही पूरा डिफरेंस था, मतलब हर चीज़ में मेरा मतलब पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका ही पूरा अलग था, सिर्फ एक ही वजह से मुझे लगता है, मतलब पढ़ना, कॉन्सेप्ट समझ जाना, क्वेश्चंस लगा लेना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पर अगर आपका एटीट्यूड सही डायरेक्शन में जा रहा है
तो आप मतलब आप पूरा तरह से डिफरेंस देखेंगे। ये जर्नी मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट रही है कि अगर मेरे को दोबारा यही मतलब करने को मिले कि आप 2 साल क्या वो कर सकती हैं तो मैं फिर करूँगी, हाँ, क्योंकि मेरा मेंटल डेवलपमेंट इतना हुआ है जो मैं कहीं और से नहीं कर सकती थी। एटीट्यूड के बारे में मैं ये कहूँगी कि अपने आप से कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं कर सकते। ऐसा सोचना चाहिए कि मुझे करना है और मैं कर सकती हूँ। कभी ये मत किसी से कहिए कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि उससे आपके मेंटल स्टेबिलिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप ये हमेशा सोच के चलिए कि मेरा होगा। अगर आपसे कोई कह भी रहा नहीं होगा तो आप उससे मत कहिए, लेकिन खुद ये मत सोचिए कि मेरा नहीं होगा। ऐसा सोच के चलिए कि मेरा होगा ही। और इसीलिए मैंने और अपना जो वो है, मेरा जैसे पेपर था, मेरा 2 आवर्स और 20 मिनट में मेरा पूरा पेपर सॉल्व हो गया था। तो आप अपना एटीट्यूड रखिए कि मैं ये कर सकती हूँ। और जब पेपर देने चलिए भी तो भी ये कहिए कि जो अगर मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, मेरा होगा जो और किसी का होगा तो मेरा भी होगा। ऐसा सोच के चलिए। और मेरे हिसाब से तो एटीट्यूड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो जो मेंटालिटी और थिंकिंग आप लेके चलते हो वो आपकी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। और जब पहले साल में याद है जब हमने ड्रॉप लिया था तो सर के पास आए थे, तो सर ने यही बोला था कि तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम कोई कमी नहीं है, हाँ तुमने मेहनत की सब कुछ किया, बस एक एटीट्यूड और एक जो डायरेक्शन होता है वो नहीं था तुम्हारे पास। और वो उसके लिए बहुत शायद कितना थैंकफुल है हम सर का, ये शायद बता भी नहीं सकते। तो उसके बाद से मेरा अपग्रेडेशन हुआ और फिर मेरे दिमाग में ये बात अच्छे से आ गई थी कि हाँ कोई कमी नहीं है। बस एक थिंकिंग जो अपने दिमाग में हम लोग डाल लेते हैं ना कि वो कर रहा है, मेरे से नहीं हो रहा, अब तो नहीं होने वाला, वो थिंकिंग को निकाल के एक पॉजिटिव फीलिंग लाना अपने अंदर और अपने दिमाग में ये मेंटालिटी बिठा लेना कि नहीं होगा और कैसे नहीं होगा। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर वो कर लेते हैं तो काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। कभी कभी जब आप लोग टेस्ट देते हो या फिर नीट का पेपर ही देते हो तो स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही टफ होते हैं, तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि उसको बाद में जब आप मतलब रिलैक्स माइंड से जब ज़्यादातर क्वेश्चन आप कर लोगे फिर दोबारा उसको देखोगे तो बहुत ही मतलब हल्का लगेगा। वही टफ जो क्वेश्चन पहले लग रहा था वो बहुत ईजी लगने लगेगा। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और होप ना छोड़े। मतलब थैंक यू वेरी मच। तो आप लोगों ने एटीट्यूड के बारे में ये बताया कि एटीट्यूड बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आपकी मेहनत है वो एक तरफ है और आपका एटीट्यूड एक दूसरी तरफ है, और वो बहुत ज़रूरी है होना। आई होप आप लोगों ने काफ़ी सवालों के जवाब दे दिए हैं। 2 और सवाल हैं जिस पे मैं आप लोगों से बात करूंगा, जो बच्चों के नहीं भी हो सकते हैं। सबसे पहला सवाल, एज एन लैम्पलाइटर कैरियर इंस्टीट्यूट का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं आप लोगों से ये सवाल पूछूंगा कि आप लोगों ने लैम्पलाइटर के साथ अपनी प्रिपरेशन करी और इस कामयाबी को हासिल किया, तो इस जर्नी में ये जो आपकी कामयाबी है, इस जर्नी में लैम्पलाइटर ने जो आपके लिए भूमिका निभाई वो आपके लिए कैसी रही, उसका अनुभव कैसा रहा? लैम्पलाइटर करियर इंस्टीट्यूट मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट होगा अब लखनऊ का, क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो ना तो हमें सिर्फ हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करते हैं बट हमारे इमोशनल स्टेटस पे भी वर्क करते हैं। वो हमारी छोटी सी छोटी चीज़, जैसे यहाँ का पूरा स्टाफ हो, फ्रॉम स्मॉल वर्कर टू टीचर, सब हम लोग को इतना सपोर्ट करते थे कि अगर आपका कोई भी चीज़ रह भी गया, वरना कुछ भी नोट्स फोटोकॉपी और ये सब, ये यहाँ पे सब आपको करना वो अपने आप ही मिल जाता है और आपको इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी पड़ती है। तो आप रिलैक्स माइंड से जब पढ़ते हो तो आपकी और अच्छी पढ़ाई हो सकती है। तो इसके लिए मतलब लैम्पलाइटर फैमिली और उसका स्टाफ बहुत ही अच्छा था मेरे हिसाब से। जब आप एक जगह कोचिंग करने लग जाते हैं, मतलब एक जब ऑल 3 सब्जेक्ट्स अंडर 1 रूफ, तो वो बहुत ज़्यादा एक ऑर्गेनाइज्ड आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो उससे आपका टाइम बहुत बचता है। मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा टाइम बचता है, क्योंकि भागना दौड़ धूप इधर एक्स्ट्रा क्लासेस ये सब नहीं होता। और साथ में लैम्पलाइटर में जो फैकल्टी है, साथ में जितने भी स्टाफ हैं, स्टाफ मेंबर्स सब इतने ज़्यादा अच्छे हैं। आसिफ इकबाल सर, केमिस्ट्री में सिकंदर सर, शमीम सर, ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड इतना ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। आप जब क्वेश्चन लेके जाएंगे आपको फ़ौरन आपका आंसर आपका मतलब फ़ौरन आपको उसका वो मिलेगा, चाहे वो किस तरह का भी क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आपके अपने पर्सनल उससे रिलेटेड हो, आपके कोर्स से रिलेटेड हो, एटीट्यूड से रिलेटेड हो, हर तरह की चीज़ों का यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। बहुत ज़्यादा हेल्पिंग फैकल्टी है यहाँ पे।
लैम्पलाइटर इंस्टीट्यूट को मैं फ़िज़िक्स के लिए बहुत थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि फ़िज़िक्स जो था वो सर की नोट्स और सर के मॉड्यूल बहुत ही अच्छे हैं। उनसे करने से मतलब मेरा बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ। मेरी फ़िज़िक्स वीक था, तो मेरा जो फ़िज़िक्स का इम्प्रूवमेंट था वो लैम्पलाइटर कैरियर इंस्टीट्यूट को जाता है, और मैं सर को इसके लिए थैंक्स कहना चाहूँगी। आई थिंक लैम्पलाइटर इज़ नॉट जस्ट एन इंस्टीट्यूट बट अ फैमिली। और यहाँ पर सिवाय पढ़ाई के अलावा यहाँ पर और मतलब जैसे जिस तरह से टीचर्स बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं और उनकी न सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखना, और उनके मेंटल स्टेटस क्या है, उनके इमोशंस क्या हैं, हर चीज़ को अपग्रेड करने में हेल्प करते हैं। और इमोशनल स्टेटस सच में अपग्रेड होता है। और सर का 5 मिनट का लेक्चर ये है कि पूरे हफ्ते भर एक बूस्टअप का काम करता था। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेन चीज़, दूसरी चीज़ जो है वो है सिस्टम की, कि यहाँ पे हर चीज़ सिस्टमैटिक आपको मिलेगी। नोट सिस्टम सिस्टमैटिक और मॉड्यूल सिस्टमैटिक, हर चीज़ आपको सिर्फ करना है, पढ़ना है और मेहनत करनी है, बाकी सब कुछ आपको यहाँ पर पहले से ही मिल जाएगा। लैम्पलाइटर में जो बेसिकली टीचर्स और सारे स्टाफ जो होते हैं बहुत ही अच्छे हैं लोग। बेसिकली आसिफ सर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं उनकी मतलब बहुत ही अच्छे क्लास में मोटिवेट भी करते रहते हैं और क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। और यहाँ का जो टेस्ट सीरीज़ है वो बहुत ही अच्छा है, और बुक मॉड्यूल जो है होता है वो इतना अच्छा है कि मतलब बाहर आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि लेने के लिए एक्स्ट्रा बुक, कि सारे क्वेश्चंस वगैरह सब यहीं से मिल जाते हैं। तो आप लोगों ने काफ़ी ढेर सारे सवालों का जवाब दे दिया। अब ये सवाल नहीं है, अब ये सवाल भी कह सकते हैं आप, इसे सवाल भी है। मैं आप लोगों से पर्सनली ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग अब तो डॉक्टर बनने के कगार पे बिल्कुल आ चुके हैं, अपनी MBBS की डिग्री पूरी करेंगे, उसके बाद और भी कुछ करेंगे। लेकिन सबसे पहले जब बच्चा 12th पास कर रहा है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पास कर रहा है, तो उसके बाद सोचता है पहले मेरा सिलेक्शन हो जाए, पहले नीट क्वालिफाई कर ले। फिर नीट क्वालिफाई करने के बाद वो अपनी अगली स्टेज के बारे में सोचता है। डॉक्टर तो बनना है, लेकिन कौन सा डॉक्टर बनना और कैसा डॉक्टर बनना है। तो मैं आप लोगों से आपके फ्यूचर में आप किस तरह के डॉक्टर बनना चाहते हैं उसके बारे में बस थोड़ा थोड़ा बता दें, कि कौन सा डॉक्टर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं और किस तरह का डॉक्टर बनना चाहते हैं। मैं बड़े होके लोगों के दिल के साथ खेलना चाहता हूँ, इसलिए मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। मेरा तो एक्चुअली 2 है, या तो पीडियाट्रिक सर्जन या फिर साइकेट्रिस्ट में बनना चाहती हूँ। मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ गायनेकोलॉजिस्ट। मैं भी गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। तो 2 लोग गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, आप 2 लोग कार्डियोलॉजी में जाना चाहते हैं और एक साइकेट्रिक या पीडिया में जाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आई होप आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपको बहुत सी मोटिवेशन, बहुत सा होप मिला होगा कि अगर आप सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और ये एग्ज़ामिनेशन टफ ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं है। जब इन लोगों ने करके दिखाया तो आप भी करके ज़रूर दिखाएंगे। लैम्पलाइटर कैरियर इंस्टीट्यूट आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। यहाँ के जितने स्टाफ है, फैकल्टी मेम्बर्स आर ऑलवेज विद यू, राइट। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने अपना वक्त दिया, यहाँ पर आए और अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो बातें हैं उसे शेयर करी। तो थैंक यू वेरी मच।